हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ये पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लूसियो रॉड्रिग्यूज। तो ये जो चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमें बेकर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। यानी कि जब पोर्टुगीज़ रूल किया करते थे गोवा में, उस टाइम पर बेकर्स की क्या इम्पोर्टेंस थी गोवन कल्चर में, उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। पोर्टुगीज़ भले ही आज गोवा में रूल नहीं करते हो, लेकिन जो ब्रेड मेकर्स हैं वो आज भी गोवा में हैं और वो अपने प्रोफेशन को आज भी गोवा में उतने ही एक्साइटमेंट और उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ कैरी ऑन करते हैं। तो इस स्टोरी में जो ऑथर है वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को रिकॉल करते हैं और वो उस एक्साइटमेंट को रिकॉल करते हैं जो कि उन्हें बेकर्स को देखकर हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो ऑथर है वो हमसे कहते हैं कि जब वो बेकर्स को देखा करते थे तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करते थे कि वो सीधे बेड से उठकर ही भागकर चले जाया करते थे। बिना ब्रश किए ही वो भागकर बेकर्स के पास चला जाया करते थे ब्रेड लेने के लिए उनसे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये हमें उस टाइम में लेकर जाती है जब गोवा में पोर्टुगीज़ जो है वो रूल किया करते थे और उनके ब्रेड उस टाइम पर गोवा में बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ करते थे। तो जो नरेटर है वो हमसे कहते हैं कि उन्होंने अपने एल्डर्स को ज़्यादातर टाइम अपने उन पुराने दिनों को, पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए देखा है और उनके जो एल्डर्स हैं वो उनसे कहा करते हैं कि ये जो ब्रेड्स है ये उस टाइम से फेमस है जब गोवा में पोर्टुगीज़ जो है वो रूल किया करते थे। तो उनके जो एल्डर्स हैं वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उनसे कहते हैं कि भले ही पोर्टुगीज़ ने आज गोवा को छोड़ दिया हो, लेकिन जो बेकर्स है गोवा में वो आज भी मौजूद है। भले ही जो ओरिजिनल वंस है वो नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने इस प्रोफेशन को शुरू किया था वो भले ही आज वो ज़िंदा ना हो, लेकिन उनके जो जनरेशन्स है यानी कि उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आज भी इस प्रोफेशन को गोवा में कंटिन्यू करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने इस प्रोफेशन को शुरू किया था वो भले ही आज मौजूद ना हो, लेकिन उनके जो जनरेशन्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आज भी इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं गोवा में। और आज भी गोवा में बेकर्स को पैडर्स के नाम से ही जाना जाता है। तो बेकिंग के मामले में गोवा में आज सब कुछ सेम है। यानी कहने का मतलब यह है कि ब्रेड को मोल्ड बनाने से लेकर उसे फर्नेस पे पकाने तक का जो तरीका है, जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, वो आज भी सेम है। बेकर्स जब आया करते थे तो उनके बैम्बू स्टिक से जो आवाज़ निकलती थी पुराने समय में, वो आज भी गोवा में सुनने को मिलता है। तो जो नरेटर है वो अपने बचपन के दिनों को रिकॉल करता है और वो कहता है कि जब वो बच्चा था तो जो बेकर्स हुआ करते थे वो उनके साथ एक फ्रेंड और कंपेनियन की तरह एक्ट किया करते थे, एक फ्रेंड और कंपेनियन की तरह उनसे व्यवहार किया करते थे। तो जो बेकर्स थे वो दिन में 2 बार आया करते थे। पहली बार तो तब जब वो अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए ले जाया करते थे उस टाइम, और दूसरी बार तो तब जब वो अपने ब्रेड्स को बेचकर अपने खाली बास्केट के साथ वापस लौटा करते थे उस टाइम। तो जब बेकर्स आया करते थे तो उनके बैम्बू से जो जिंगलिंग की आवाज़ निकलती थी, उसी आवाज़ की वजह से जो बच्चे थे वो नींद से जाग जाया करते थे। और जो बच्चे थे वो बेकर से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हुआ करते थे और उन ब्रेड्स को लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हुआ करते थे जो बेकर स्पेशली उनके लिए लाया करते थे। और उन ब्रेड्स को बैंगल्स बोला जाता है या फिर कंकोन बोला जाता है। कंकोन जो ब्रेड्स था वो स्पेशली बच्चों के लिए वो बनाकर लाया करते थे, जो कि रिंग शेप में हुआ करता था। तो जो ब्रेड बैंगल्स थे वो बच्चों के लिए हुआ करते थे और जो लोब्स थे, ब्रेड के लोब्स थे, वो एडल्ट्स के लिए हुआ करते थे, जिन्हें जो घर के सर्वेंट है वो कलेक्ट करने के लिए आया करते थे। और जो ब्रेड बैंगल्स थे वो बच्चों के लिए थे। तो जो बेकर्स थे वो एक म्यूज़िकल एंट्री के साथ आया करते थे और उनके पास जो बैम्बू स्टिक थी उससे वो झंग झंग की आवाज़ करके आया करते थे।
तो वो अपने एक हाथ से अपने हेड पर रखे बास्केट को सपोर्ट किया करते थे और अपने दूसरे हाथ से वो बैम्बू पकड़े हुए रहते थे, जिससे कि वो ग्राउंड में उसे ऐसे ठोक ठोक कर आवाज़ किया करते थे। तो वो घर घर जा जाकर पहले तो लेडीज़ को ग्रीट किया करते थे, उसके बाद वो ब्रेड के लोब्स को उन्हें दिया करते थे। तो जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को स्कोल्ड किया करते थे और उन्हें साइड में खड़े रहने के लिए कहा करते थे। लेकिन जो बच्चे थे वो इतने एक्साइटेड थे, इतने ईगर थे कि वो एक बेंच पर खड़े होकर या फिर एक दीवार पर खड़े होकर उस बास्केट में झांका करते थे। और जो बच्चे थे वो इन ब्रेड बैंगल्स को खाने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, क्योंकि उनके लिए ये एक अननेसेसरी एफर्ट था कि मैंगो ट्री से मैंगो लीव्स को प्लक करना, फिर उनके ब्रांचेस को तोड़ना और फिर उससे अपने दांतों को ब्रश करना। उनके लिए ये ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ही बेकार चीज़ थी, क्योंकि वो सोचते थे कि जो वो गर्म चाय पीते हैं वो उनके मुंह को, उनके दांतों को और उनके जो माउथ है उसको साफ कर ही देता है। और वो सोचते थे कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, वो कभी भी ब्रश नहीं करते हैं, इसलिए वो ब्रशिंग को अननेसेसरी समझते थे और वो समझते थे कि ब्रश करना बहुत ही बेकार चीज़ होता है और ये ज़रूरी नहीं होता। तो ब्रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवान कल्चर का और हर एक ओकेशन में ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है। मैरिज गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस होते हैं स्वीट ब्रेड के बिना, जिन्हें बोल कहा जाता है। वैसे ही अगर किसी का एंगेजमेंट हो तो उसमें सैंडविचेस जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही क्रिसमस में केक और बोलिनहास जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। केक्स और बोलिनहास जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्रिसमस और बाकी सारे फेस्टिवल्स के लिए। तो इन सभी चीज़ों की वजह से बेकर्स का प्रेजेंस जो है विलेज में वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम के जो बेकर या ब्रेड सेलर हुआ करते थे वो एक यूनिक सा ड्रेस पहना करते थे जिसे कबाई कहा जाता है। ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता है जो कि नीज के नीचे तक जाता है, जो कि घुटनों के नीचे तक जाता है। तो अपने चाइल्डहुड डेज में जो नैरेटर है उन्होंने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हुए देखा है, और जो ट्राउजर्स हुआ करते थे, जो पैंट्स हुआ करते थे, वो फुल पैंट से थोड़ा छोटा हुआ करते थे लेंथ में, लेकिन जो हाफ पैंट होते हैं उनसे लेंथ में थोड़ा बड़ा हुआ करते थे। तो अगर आज भी कोई व्यक्ति, कोई इंसान वैसा ही पैंट पहनता है तो लोग जो है वो कमेंट पास करते हैं, वो कहते हैं कि वो देखो उसने बेकर्स की तरह पहना है, और लोग उसे पैडर कहकर बुलाते हैं। तो जो बेकर्स थे वो मंथ के एंड में अपना बिल्स जो है वो कलेक्ट किया करते थे। तो जो बेकर्स है वो अपना रिकॉर्ड जो है, यानी कि जो पैसों का हिसाब किताब था, वो दीवार पर किया करते थे पेंसिल से, और मंथ के एंड में, महीने के एंडिंग में वो अपना पैसा जो है वो सबसे कलेक्ट किया करते थे। बेकिंग जो है वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, और जो बेकर्स की फैमिली थी और जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी और जॉयफुल रहा करते थे। जो बेकर्स थे वो ज़्यादातर फैट हुआ करते थे, जो कि प्रूव करता था कि उनके पास बहुत सारा खाना है, और ये भी प्रूव करता था कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही रिच है। यानी उनका जो फैट था वो उनके रिचनेस को प्रूव किया करता था कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही रिच है और उनके पास बहुत सारा खाना है। Even today, if a person is having jackfruit-like physical appearance, is easily compared to a baker. यानी कि आज भी अगर किसी पर्सन का अपीयरेंस जो है वो जैकफ्रूट की तरह होता है तो उसे बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, और ये पार्ट 2 है। इसमें हम कवर करेंगे कुर्ग वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है लोकेश एब्रॉल। तो कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी का कंट्री है जो कि अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कुर्ग एक प्लेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है,
बिल्कुल स्वर्ग की तरह, और कुर्ग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो गॉड के किंगडम से उड़कर सीधे धरती पर आकर सेटल हो गया हो। तो कुर्ग जो है वो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में पड़ता है। तो इस एरिया में लो हिल्स पाए जाते हैं जो कि अनइक्वल हाइट्स के होते हैं। यहाँ के जो मेन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बिल्कुल वॉरियर की तरह। और यहाँ की जो वुमेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी होती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और इस प्लेस में आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। कुर्ग जो कि कोडागू नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। 30% ऑफ द एरिया जो है कुर्ग का वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर है। और ये जो प्लेस है यहाँ पर साल में ज़्यादातर टाइम जो है वो बारिश होती रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, यानी कि मॉनसून सीजन में यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो कुर्ग में विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है फ्रॉम सितंबर टू मार्च, यानी कि सितंबर से लेकर मार्च तक जो टाइम है वो कुर्ग में विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। और इस टाइम पर जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है, और इस टाइम पर जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर में चार चांद लगा देती है। तो यहाँ का जो हवा है उसमें कॉफ़ी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगनेंस आती है, कॉफ़ी की एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आती है, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी का जो प्लांटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कुर्ग के लोगों का जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसको देखकर ऐसा माना जाता है कि वो लोग या तो ग्रीक या फिर अरबिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वो लोग जनरली एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं और उनके वेस्ट पर यानी कि उनके कमर पर एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होता है जिसे कुपिया कहा जाता है। तो कुपिया जो है वो खुफिया से बिल्कुल सिमिलर है, खुफिया जो कि अरब्स और कुर्द लोगों के द्वारा पहना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कुर्ग के लोग हैं ये ग्रीक या फिर अरबिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के जो आर्मी थे उसके कुछ लोग जो है वो जब साउथ से रिटर्न कर रहे थे तो वो लोग अपने घर नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से वो लोग यहीं पर सेटल हो गए। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो एक दूसरे में ही, यानी कि जो कुर्ग के जो लोकल्स हैं वो सभी एक दूसरे में ही मैरिड वगैरह करते हैं, और उनका जो ट्रेडिशंस, कल्चर्स और रिचुअल्स जो है वो हिंदू से बिल्कुल ही अलग हैं। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही वार्म और वेलकमिंग नेचर के होते हैं। ये अपने मेहमानों का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। ये अपने जो सन्स है, अपने फादर्स और जो सन है उनके ब्रेवरी का जो कहानी है वो हमेशा सुनाने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि ये अपने सन और अपने जो फादर्स हैं उनकी कहानियाँ, उनकी ब्रेवरी की कहानियाँ जो है वो हमेशा सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। कुर्ग के लोगों को उनके इंडिपेंडेंट, फेरोशियस और ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट कुर्ग रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में उसने सबसे ज़्यादा ब्रेवरी अवार्ड्स रिसीव किया है। जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, वो भी कुर्ग से बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि इंडिया में आज तक कोडागू से ऐसे लोग हैं, यानी कि कुर्ग के ही ऐसे लोग हैं जो फ्रीली फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। तो ये चीज़ हमें शो करता है कि जो कुर्गीस है, जो कुर्ग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। तो कुर्ग के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट और हिल्स है वो रिवर कावेरी को वाटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनको भी वाटर प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश जिसे महाशीर नाम से जाना जाता है, ये इसी पानी में पाई जाती है, और जो किंग फिशर है वो हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं। स्क्विरल्स और लंगूर्स जो होते हैं वो इस पानी में खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो हाफ इटन फ्रूट्स होते हैं उसको पानी में फेंकते हैं। उसकी वजह से जो स्प्लैश और रिपल्स फॉर्म होता है उससे वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। जो एलिफेंट्स होते हैं वो इस पानी में नहाते हैं और इसमें उनको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो कुर्ग में जो टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने के लिए, अपने आप को कुर्ग की जो नेचुरल ब्यूटी है उसमें रिलैक्स करने के लिए, वो भी यहाँ के एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग। तो यहाँ के हिल्स पर जो लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं उनके फुटस्टेप्स की वजह से यहाँ पर बहुत सारे रास्ते बन गए हैं।
तो जब आप इस रीजन में चलेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। बर्ड्स, बीस और बटरफ्लाइज जो है वो आपके आसपास उड़ेंगे, जबकि स्क्विरल्स और लंगूर्स जो है वो पेड़ों से आपके ऊपर नज़र रखेंगे। तो कुर्ग में आपको जंगली हाथी यानी कि वाइल्ड एलिफेंट भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कुर्ग का एक ओवरऑल लुक लेना चाहते हैं, अगर आप कुर्ग का एक ओवरऑल व्यू लेना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मगिरी हिल्स पर ज़रूर जाना चाहिए। कुर्ग के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह है, जैसे कि निसर्गधामा आइलैंड और बैलाकुप्पी। बैलाकुप्पी जो है वो एक इंडिया का लार्जेस्ट टाइबेटियन सेटलमेंट है। तो आपको कुर्ग के डिस्ट्रिक्ट में मॉन्क्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि रेड, येलो और ऑरेंज कलर के गारमेंट्स पहने हुए मिल जाएंगे। और इनकी जो लाइफस्टाइल है ये ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी ही फैसिनेटिंग व्यू होता है। और कुर्ग में आपको एक मिक्स डाइवर्स कल्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया के हार्ट और सोल को रिप्रेजेंट करता है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसमें हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जो कि है हमारा टी फ्रॉम असम। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। तो ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, ये दो फ्रेंड्स के बारे में है, प्रांजल और राजवीर, जो कि प्रांजल के होम टाउन असम में जा रहे होते हैं अपने समर वैकेशन में। तो प्रांजल जो है वो एक यंगस्टर है फ्रॉम असम और राजवीर जो है वो उसका क्लासमेट है, और वो दोनों दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं एक साथ। प्रांजल के फादर जो है वो असम के एक टी गार्डन के मैनेजर है, और प्रांजल जो है राजवीर को समर वैकेशन में अपने होम टाउन आने के लिए इनवाइट करता है। तो असम को टी कंट्री नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर चाय की सबसे ज़्यादा खेती होती है पूरे वर्ल्ड में। तो अपने जर्नी के दौरान वो दोनों उन लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनकी वजह से चाय जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो ये जो स्टोरी है ये हमें चाय के पॉपुलैरिटी के बारे में बताती है कि एज अ बीवरेज चाय जो है वो पूरे वर्ल्ड में कितना फेमस है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमारे स्टोरी का सीन जो है वो एक ट्रेन स्टेशन से शुरू होता है, जहाँ पर एक टी वेंडर अपने हाई पिच्ड वॉइस में चिल्ला रहा होता है, चाय गरम गरम चाय। और वो उन दोनों के पास आकर पूछता है कि क्या वो लोग चाय पीना पसंद करेंगे। तो इस पर जो प्रांजल है वो 2 कप चाय खरीद लेता है, और वो दोनों चाय पीना शुरू कर देते हैं। उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो चाय पी रहे होते हैं। तो इस पर जो राजवीर है वो एक फैक्ट हाईलाइट करता है। वो एक फैक्ट बताता है कि ऑलमोस्ट 80 करोड़ कप्स जो है वो चाय के रोजाना पूरे वर्ल्ड में पिया जाता है। तो ये सुनकर जो प्रांजल है वो सरप्राइज हो जाता है, और प्रांजल जो है वो उससे कहता है टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। जो चाय है वो सचमुच बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो जैसे ही ट्रेन जो है वो चलना शुरू कर देती है, प्रांजल जो है वो अपना डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग जाता है। दोनों ही फ्रेंड्स को डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन इस टाइम राजवीर जो है वो बाहर की ब्यूटी, बाहर के नज़ारों को देखना चाहता था। तो वो बाहर देखने लग जाता है। बाहर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। तो जैसे ही ग्रीन पैडी के खेत खत्म हो जाते हैं, वैसे ही टी प्लांटेशन जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक उसकी नज़र जाती उसे सिर्फ टी बुशेस ही दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर नैरेटर ने टी बुशेस को सी के साथ कंपेयर करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा था मानो वो टी बुशेस का एक समुद्र था। बैकग्राउंड में उसे हिल्स दिखाई दे रहे थे डेंस फॉरेस्ट के साथ, और टी प्लांटेशन के बीच में ऑर्डरली रोज में टॉल और स्ट्रॉन्ग ट्रीज लगे हुए थे, जो कि विंड के साथ मूव कर रहे थे, और ये काफ़ी ही अमेजिंग व्यू था। तो जैसे जैसे ट्रेन जो है वो आगे जा रही थी, अब राजवीर को एक अगली सा दिखने वाला बिल्डिंग दिखाई देता है, जिसके चिमनी से स्मोक जो है वो बाहर आ रहा था। वो एक टी गार्डन था।
तो राजवीर जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो चिल्लाता है, हे अ टी गार्डन। बट जो प्रांजल था, जिसने अपने बचपन से ही ये सब कुछ देखा हुआ था, वो राजवीर के साथ इतना एक्साइटमेंट जो है वो शो नहीं करता है। प्रांजल जो है वो राजवीर से बताता है कि अब वो लोग आसाम में एंटर कर चुके हैं, जिसे टी कंट्री के नाम से जाना जाता है। और आसाम में पूरे वर्ल्ड के मुकाबले आसाम में सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशंस हैं। तो टी कंट्री विजिट करने से पहले, यानी कि आसाम आने से पहले, राजवीर ने टी के बारे में और उसकी डिस्कवरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, यानी कि वो बहुत रिसर्च करके आया हुआ था। टी के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, जिनमें से एक है कि एक चाइनीज एम्परर थे जिनको पानी को गर्म करके पीने की हैबिट थी। तो एक बार क्या होता है कि जब वो अपना पानी जो है गर्म कर रहे होते हैं, तभी उस पानी में कुछ पत्तियां गिर जाती हैं और पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो टी लीव्स थी, वो चाय की पत्तियां थी। तो प्रांजल के पूछे जाने पर राजवीर जो है वो एक और स्टोरी बताता है, जो कि एक इंडियन लेजेंड के बारे में है, जिनका नाम था बोधिधर्मा। वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिया था जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करने जाते थे तो उनको स्लीपी फील होता था। तभी क्या हुआ कि उन आईलिड्स की जगह से कुछ टी प्लांट्स जो है वो उग जाते हैं और जब उनको पानी के साथ गर्म करके पिया जाता है तो वो नींद नहीं आने देता है, वो नींद ना आने में हेल्प करता है। तो फर्दर जो राजवीर है वो कुछ फैक्ट बताता है और वो कहता है कि सबसे पहले चाय जो है वो चाइना में पिया गया था अराउंड 2700 BC, यानी कि 2700 BC के दौरान। और ये जो सारे वर्ड्स है चाय और चीनी, ये चाइनीज लैंग्वेज से ही ओरिजिनेट हुए हैं। टी जो है यानी कि चाय जो है वो यूरोप में 16th सेंचुरी के दौरान आया था और उस टाइम पर चाय को एज अ मेडिसिन पिया जाता था, ना कि एज अ बीवरेज। तो अब जो ट्रेन है वो मरियानी जंक्शन पर रुक जाती है और वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। तो वो अपना लगेज कलेक्ट करके उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उन दोनों को लेने आए थे। तो अब वो दोनों प्रांजल के फादर के कार में बैठकर ढेकियाबाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। ढेकियाबाड़ी जो है वो वही टी गार्डन था जिसको प्रांजल के फादर जो है वो मैनेज किया करते थे। तो एक मेन रोड से टर्न लेने के बाद और कैटल ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद वो लोग ढेकियाबाड़ी पहुंच जाते हैं। ग्रेवल रोड के दोनों साइड्स एकर्स ऑफ एकर्स टी बुशेस थे, जिन्हें सेम हाइट पर कट किया गया था। तो ढेकियाबाड़ी का जो टी गार्डन था वो एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ था। तो फील्ड में टी प्लकर्स थे जो एप्रन पहने हुए थे और उनके पीछे बैम्बू बास्केट था और वो लोग फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स प्लक कर रहे थे। तो जब वो लोग चाय के फील्ड में घूम रहे होते हैं तभी प्रांजल के जो फादर है वो देखते हैं कि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है जो कि चाय की पत्तियों से लदा हुआ था। तो वो उसको जाने के लिए रास्ता देते हैं। तो ये देखकर राजवीर जो है वो अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करता है और वो कहता है कि क्या ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना, जो कि मई से जुलाई तक चलता है और इसमें चाय की खेती जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो प्रांजल के फादर जो उसकी बातों से काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे वो रिप्लाई करते हैं कि लगता है तुमने बहुत रिसर्च करी है यहाँ आने से पहले। तो इस पर जो राजवीर है वो कहता है यस मिस्टर बरुआ, और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे इस चाय के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा।